वेलकम टू एस के स्टडी सक्सेस स्टडी। आज हम लोग पढ़ते हैं सैम्पल पेपर 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन केमिस्ट्री क्लास 10th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखना और बताना है। क्वेश्चन नंबर ए का रहा है नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राइट द जनरल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। इसका जनरल फार्मूला बताना है। स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन द कंपाउंड एंड ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनी अदर कंपाउंड सिमिलर फंक्शन ग्रुप। तो इस कंपाउंड का क्या रिलेशन है एक दूसरे से और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। नेक्स्ट जो कंपाउंड होगा उसका स्ट्रक्चर बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये CHO, C डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड है इसमें भी। इसका मतलब है ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप का है। इसमें फंक्शनल ग्रुप CHO होगा। इसका जनरल फार्मूला अब यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है। एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है। C2 C3 H5O C3 H6O है यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में। इसका मतलब है कि जो C3 है इसका डबल 6 है। इस हमको जनरल फार्मूला इसको ऐसे बना सकते हैं कि CnH2nO। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो था फंक्शनल ग्रुप पूछा था, तो इसका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप होगा। CHO होगा फंक्शनल ग्रुप CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप। जनरल फार्मूला देखिए इसका दिया हुआ है CnH2nO। तो एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2nO। इसी जनरल फार्मूले के आधार पर हम लोग नेक्स्ट मेंबर निकालेंगे। अभी देखते हैं यहाँ पर कि क्या रिलेशन है दोनों के स्ट्रक्चर में। तो दोनों का स्ट्रक्चर अगर हम देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये दो स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर देखें यहाँ पर इसमें कार्बन की संख्या, पहले में कार्बन की संख्या C3 है और दूसरे में C2 है। अगर कार्बन का डिफरेंस देखें तो एक कार्बन का डिफरेंस है। हाइड्रोजन देखें तो इसमें 6 हाइड्रोजन इसमें है और 4 हाइड्रोजन इसमें है। तो 6 - 4 करते हैं तो 2 हाइड्रोजन आता है, यानी ये 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। और जिसमें 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो, एक कार्बन का डिफरेंस हो, यानी CH2 का डिफरेंस होता है, वह होमोलोगस सीरीज होता है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो ये स्ट्रक्चर है इसमें CH2 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये क्या है, इनका रिलेशन है होमोलोगस सीरीज है। और नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज पूछा है कि क्या होगा। नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज आपका हो जाएगा जनरल फार्मूले के अनुसार CnH2nO के अनुसार। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ होमोलोगस सीरीज। इसका रिलेशन क्या है, होमोलोगस सीरीज बना रहा है। एल्डिहाइड होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड का होमोलोगस सीरीज है। एज दिस कंपाउंड डिफर फ्रॉम CH2 ग्रुप, ये CH2 ग्रुप से डिफरेंस है। CH2 का डिफरेंस है इसलिए वो होमोलोगस सीरीज है, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड। और फोर्थ मेंबर क्या होगा। पहले क्वेश्चन में 3 कार्बन था, दूसरे में 2 कार्बन था, नहीं 2 और 3 कार्बन का था। अब हम CnH2nO के अनुसार, इस जनरल फार्मूला के अनुसार हम लोग नेक्स्ट मेंबर फोर्थ मेंबर 4 कार्बन रखेंगे। C4 Cn मतलब C4 रखेंगे अगर, तो H2n मतलब
4 2 जा 8, हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, C4H8 और O। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं C4 है इसका, और यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ देंगे, एल्डिहाइड CHO, एक तरफ डबल बॉन्ड O और दूसरी तरफ हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा फोर्थ मेंबर। इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत ही आसान है। अगर हम C4 बना रहे हैं तो 4 कार्बन को हम एक सीरीज में जोड़ देते हैं, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। चूँकि CH जो है इसलिए लास्ट कार्बन में एक तरफ डबल बॉन्ड O और एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ेंगे, तभी तो CHO बनेगा। इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेरिफिकेशन। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेरिफिकेशन एंड सैपोनिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन और सैपोनिफिकेशन में डिफरेंस पूछा है विद द हेल्प ऑफ द केमिकल इक्वेशन। स्टेट ऑन द यूज ऑफ ईच ईस्टर्स एंड सैपोनिफिकेशन प्रोसेस। तो स्टेरिफिकेशन और सैपोनिफिकेशन क्या है, ईस्टर कैसे बनता है, सैपोनिफिकेशन कैसे होता है एक केमिकल इक्वेशन के साथ। देखिए स्टेरिफिकेशन जब अल्कोहल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंबाइन होता है तो ईस्टर बनता है, स्वीट स्मेलिंग ईस्टर। अल्कोहल ग्रुप में हम कोई भी अल्कोहल ग्रुप अगर ले लेते हैं, जैसे C2H5OH एथेनॉल ले लेते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COH। देखिए यहाँ पर स्टेरिफिकेशन, यहाँ पर स्टेरिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। स्टेरिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच ईस्टर आर फाउंड। ईस्टर कैसे बनता है, फाउंड व्हेन एन अल्कोहल रिएक्ट विथ एन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पर हम देखें अगर तो यहाँ पर ये C2H5OH है, यानी C2H5OH, CH3CH2OH को हम C2H5OH लिख सकते हैं, तो ये अल्कोहल ग्रुप है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं CH3COH है। जब यहाँ पर इसका रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर ईस्टर बन रहा है। ईस्टर कैसे बन रहा है, ये जो है C2H5, देखिए यहाँ पर है CH3COO प्लस है C2H5, CH3COO C2H5 प्लस H2O। मतलब इस इक्वेशन को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, इसको हम C2H5OH भी लिख सकते हैं प्लस CH3COOH, ये चीज़। तो यहाँ पर ये अल्कोहल हो गया और ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और यहाँ पर CH3COO यहाँ पर, और ये C2H5, यानी कि ये इथाइल एथेनोएट बन गया। ईस्टर कौन सा बना, इथाइल एथेनोएट, जिसे हम ईस्टर कहते हैं, ठीक है। ये है स्टेरिफिकेशन। और सैपोनिफिकेशन क्या है, सैपोनिफिकेशन में जो फर्स्ट प्रोसेस में ईस्टर बना, उस ईस्टर में सोप फॉर्मेशन में हम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। देखिए यहाँ पर सैपोनिफिकेशन रिएक्शन व्हेन ईस्टर रिएक्ट विथ NaOH। जब ईस्टर NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम साल्ट बनता है, सोडियम साल्ट ऑफ द एसिड, जिसे हम सोप कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CH3COO C2H5 यानी ईस्टर है, ये ईस्टर है, और ईस्टर में NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बन रहा है CH3COO एंड Na, मीन्स सोडियम एसीटेट साल्ट। और सोडियम एसीटेट साल्ट क्या है, सोप होता है, ये सोप है सोडियम एसीटेट साल्ट, प्लस C2H5OH यानी अल्कोहल भी बन रहा है। यहाँ पर देखिए यूजेज ऑफ ईस्टर। ईस्टर का क्या यूज है, सैपोनिफिकेशन का क्या यूज है। तो ईस्टर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, स्वीट स्मेल देता है इसलिए इसका यूज हम परफ्यूम बनाने में करते हैं। और
आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, जैसे आइसक्रीम में, कोल्ड ड्रिंक में फ्लेवर देने के लिए। और सैपोनिफिकेशन का यूज़ सोप बनाने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आर करके है। यहाँ पर देखिए, राइट 3 डिफरेंट केमिकल रिएक्शन शोइंग द कन्वर्जन ऑफ एथेनोइक एसिड टू सोडियम एथेनोएट। इसमें केमिकल रिएक्शन शो करना है जिसमें एथेनोइक एसिड सोडियम एथेनोएट में चेंज हो रहा है। एथेनोइक एसिड सोडियम एथेनोएट में चेंज हो रहा है। एंड राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन ईच केस, राइट द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अदर देन एथेनोइक एसिड एंड सोडियम एथेनोएट इन ईच केस। 3 डिफरेंट केमिकल रिएक्शन बताना है जिसमें एथेनोइक एसिड मीन्स CH3COOH, एथेनोइक एसिड सोडियम एथेनोएट में चेंज हो रहा है। तो देखिए, इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं एथेनोइक एसिड का 3 तरीके से रिएक्शन कराते हैं। एक सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, यहाँ पर है ये आर वाला क्वेश्चन है यहाँ। फर्स्ट देखिए, सोडियम एथेनोएट CH3CONA जिसमें बने, ऐसा रिएक्शन एथेनोइक एसिड का कराना है। तो एथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर देखिए एथेनोइक एसिड है CH3COH। अब ये सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बन रहा है? सोडियम एसीटेट बन रहा है, सोडियम एसीटेट साल्ट बन रहा है। देखिए CH3CONA प्लस CO2 प्लस H2O भी बन रहा है। तो यहाँ पर सोडियम एसीटेट बनाना है, जो कि यही चीज़ है। यहाँ पर सोडियम एसीटेट बन रहा है, सोडियम एथेनोएट। तो सोडियम एथेनोएट साल्ट बन रहा है जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो और दूसरा रिएक्शन यहाँ पर देखिए, दूसरा रिएक्शन है CH3COOH, यही एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बना रहा है सोडियम एसीटेट साल्ट। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी निकल रहा है। तो यहाँ पर ये दूसरा रिएक्शन हो गया। तीसरा है, इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर ये एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो भी सोडियम एसीटेट बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो यहाँ पर 3 तरीके का रिएक्शन हुआ जो कि सोडियम एसीटेट साल्ट बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन क्या है? व्हाई इज सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड of the heart useful? सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में राइट साइड और लेफ्ट साइड होते हैं जिसमें कि ब्लड होते हैं और ये मिक्स नहीं होने पाते हैं। तो ये क्यों नेसेसरी है सेपरेट करना? और थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज इट हेल्प द बर्ड्स एंड मैमल्स? इस तरह से ये बर्ड और मैमल्स को किस तरह से हेल्प करते हैं? तो व्हाट इज द डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन क्या है ये देखते हैं। डबल सर्कुलेशन नाम से ही पता चल रहा है, डबल सर्कुलेशन, इसमें 2 बार ब्लड सर्कुलेट करता है। हार्ट से ब्लड, डबल सर्कुलेशन इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट। ब्लड ट्वाइस 2 बार पास होता है थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग द 1 कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में हार्ट से 2 बार पास होता है ब्लड। एक, ब्लड इज सर्कुलेटेड टू द बॉडी टिश्यू, एक बार हार्ट से बॉडी टिश्यू में जाता है जिसे हम सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। एंड अदर ब्लड गोज फ्रॉम
हार्ट टू लंग्स, लंग्स में जाता है हार्ट से, जिसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो यहाँ पर दो तरह का सर्कुलेशन हो रहा है, एक सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन और दूसरा पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट से टिश्यू में जाता है, बॉडी टिश्यू में, और पल्मोनरी सर्कुलेशन में लंग्स में जाता है। 2 बार सर्कुलेशन हुआ, इसलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। सेकेंड, व्हाई इज सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज यूजफुल। देखिए, सेपरेशन हार्ट राइट साइड और लेफ्ट साइड होता है जो, उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होने पाते हैं। यानी सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहते हैं, मिक्स नहीं होने पाते हैं, विच अलाउ अ मोर एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स। ऐसा करने से क्यों होता है, क्योंकि जब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में ज़्यादा होगी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलाउ करता है मोर ऑक्सीजन सप्लाई को बॉडी टिश्यू को, यानी हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इसीलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहता है हार्ट में। अच्छा, ये सेपरेशन बर्ड मैमल्स के लिए क्यों नेसेसरी है? अगला क्वेश्चन यही है कि हाउ डज इट हेल्प द बर्ड एंड मैमल्स। हाउ डज इट हेल्प द बर्ड एंड मैमल्स। बर्ड और मैमल के लिए यह सेपरेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यह एनर्जी देता है, एनर्जी। देखिए, बर्ड के लिए, बर्ड एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड मीन्स इनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है, चाहे सीजन कोई भी चेंज हो, बर्ड और मैमल्स का बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है। सिंस दे रिक्वायर मोर एनर्जी टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। कांस्टेंट बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इनको मोर एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हैंस द सेपरेशन प्रोवाइड, जो सेपरेशन है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, वो प्रोवाइड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन, ताकि वो रिस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन अवेलेबल हो टू जनरेट मोर एनर्जी फॉर थर्मो रेगुलेशन। इसका मतलब ये है कि बॉडी का जो बर्ड और मैमल्स होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं, इनके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है। बॉडी के टेम्परेचर को फिक्स रखने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो ज़्यादा एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? ऑक्सीजन से मिलेगी। इसीलिए बर्ड और मैमल के लिए यह ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, नेम द phenomena occurring in plants and which are under the control of gravity, water and chemicals. Example, write the example of each, show the movement involved. यानी कि ग्रेविटी का मूवमेंट, वाटर के प्रति मूवमेंट या केमिकल के प्रति जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको ट्रॉपिज्म कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर पहला है जो ग्रेविटी से की तरफ मूवमेंट करता है, प्लांट का मूवमेंट, उसको हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। जियोट्रॉपिज्म बताना है इसमें। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ प्लांट बॉडी, मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पांस टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के डायरेक्शन में जो प्लांट का मूवमेंट होता है उसको हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। यानी कि जो बॉडी का पार्ट होता है, जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी मतलब अर्थ की तरफ मूव करना। प्लांट का कौन सा बॉडी पार्ट्स अर्थ की तरफ मूव करता है? रूट अर्थ की तरफ जाता है, शूट सन की तरफ जाता है। तो रूट जो होता है वह पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म प्लांट का रूट। तो जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? मूवमेंट ऑफ प्लांट्स बॉडी इन रिस्पांस टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट इज द एग्जाम्पल ऑफ जियोट्रॉपिज्म। जो प्लांट रूट में ग्रोथ होता है वह नीचे की तरफ जाता है, अर्थ की तरफ जाता है, इसीलिए इसको जियोट्रॉपिज्म का नाम देते हैं। एज इट ग्रो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी के डायरेक्शन की तरफ जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट है इन रिस्पांस टू वाटर। क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन था ग्रेविटी,
इन रिस्पांस टू वाटर। वाटर का मतलब है हाइड्रोट्रॉपिज्म। मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पांस टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टूवर्ड्स द वाटर। एग्जाम्पल, प्लांट का जो रूट होता है वह वाटर की तरफ जाता है। प्लांट रूट ऑलवेज मूव टूवर्ड्स द वाटर, हैंस इट शो द पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। ये प्लांट के रूट जो होता है वह पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करता है, क्योंकि हमेशा रूट वाटर की तरफ ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन में 3 टॉपिक था, जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। ये फिनोमेना बताना है, ग्रेविटी हो गया, जियोट्रॉपिज्म, वाटर हो गया, हाइड्रोट्रॉपिज्म, और केमिकल कीमोट्रॉपिज्म है। तो केमिकल के प्रति जो मूवमेंट ऑफ प्लांट बॉडी टूवर्ड्स द केमिकल आर कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पांस टू केमिकल स्टिमुलस। मीन्स अगर प्लांट का बॉडी केमिकल की तरफ जा रहा है तो उसको कीमोट्रॉपिज्म बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओव्यूल। जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब निकलता है और वह ओव्यूल्स में जाकर अटैच होता है। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावर में, तो इसका मतलब है कि वो केमिकल, ओव्यूल्स में केमिकल्स होते हैं और उसी केमिकल्स की तरफ ये पॉलन ट्यूब जाता है। जब ये फ्लावर होता है, फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है, इस पर जब वो आता है पॉलन ग्रेन, तब एक ट्यूब निकलना स्टार्ट होता है जो इसके ओवरी तक पहुंचता है। ओवरी तक पहुंचने का मतलब है कि ओवरी में एक केमिकल्स होते हैं और उसी केमिकल्स के रिस्पांस में वह पहुंचता है। इसको हम ये कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। कीमोट्रॉपिज्म का ये एग्जांपल हो गया। मीन्स कीमोट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट ऑफ प्लांट्स in response to the chemical. Okay, thank you for watching.